हमें विक्टर एकेडमी और हम आज आपके लिए फिर से एक और वीडियो ले आए हैं। बट इस बार जो वीडियो है ना कोई मैप है ना कोई हिस्ट्री। आज का वीडियो जियोग्राफी है। जियोग्राफी को हम हिंदी में कहते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान का आज वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान जो है ब्रह्मांड का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी या खगोल की कहलाता है। ब्रह्मांड दिखाई देने वाली समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। तारा वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। मान लीजिए कोई एक पिंड है, उसके पास ऊष्मा नहीं है, तो क्या वो तारा कहलाएगा? नहीं, वो तारा नहीं कहलाएगा। पर अगर उसी की जगह कोई एक ऐसा पिंड हो जिसके पास अपनी खुद की ऊर्जा भी है, वो तारा कहलाएगा। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका नेबुला कहते हैं। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं। जब इन नेबुलाओं में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। यानी जब इनके अंदर, इन गैसों के अंदर संलयन होता है तो फिर तारा बनता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा क्या होता है? यानी कि 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। इन्हीं में एक अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा उसे कहते हैं जब ना तो कुछ लिक्विड हो ना सॉलिड हो, यानी इन दोनों का मिक्सचर को प्लाज्मा कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा घी जो है वो प्लाज्मा होता है, या फिर आप देखेंगे थूक है, लार को, वो भी प्लाज्मा होता है। उसे प्लाज्मा, अगर आप लार में पानी बहा, लार को पानी में डाल देंगे वो बह भी जाएगा। और यानी कि आप समझिए कि लुब्रिकेंट टाइप का प्लाज्मा कहलाता है। तो जो उसमें लिक्विड होता है, या वो लिक्विड का क्या कि जो फ्यूल होता है तारे का, वो प्लाज्मा स्टेज में होता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। अगर लाल रंग है तो निम्न तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, सफ़ेद रंग मध्यम तापमान और नीला रंग उच्च तापमान। जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज़्यादा रंग बदलेगा। जिस तारे का रंग लाल है, समझिए वो सबसे हल्के क्वालिटी का तारा है, सबसे कम टेम्परेचर का। आज सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाले तारे का रंग नीला रंग का होता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कि जब तारा मरेगा तो तारे को जब मरना होता है, एक तारा है, अब उसे मरना है अपने स्टेज में, वो गया मरने के लिए, तो बाद की जो स्टेज है उस पर निर्भर करता है कि वो तारा मरने के बाद क्या बनेगा। हर तारे को एक स्टेज से गुजरना होता है, हम लाल दाना में रेड जाइंट कहते हैं। हमारा सूरज है, जब वह मरेगा तो रेड जाइंट बनेगा। क्या बनेगा? रेड जाइंट बनेगा। और रेड जाइंट बनने के बाद उसका भविष्य निर्भर होगा कि वो क्या बनेगा, ब्लैक होल या फिर क्या, जो भी बनना उसे। अभी कैसे बनेगा वही बताता हूँ अभी आपको मैं। तो प्लस को डिलीट करते हैं। लाल दाना में जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है, इसे रेड जाइंट कहते हैं। सूरज था, ख़त्म हुआ उसके अंदर का फ्यूल, सूरज फ्यूल ख़त्म, तो इतना बड़ा हो गया, कलर होगा उसके अंदर रेड, ये हो गया रेड जाइंट। ठीक है, समझिए जब फ्यूल ख़त्म होता है तो तारे का कलर भी बढ़ता है, उसकी ऊष्मा बढ़ती है और उसका साइज बढ़ता है। केस 1, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के A1.44 गुणा से छोटा है तो श्वेतवान बनेगा। श्वेतवान यानी वाइट ड्वार्फ, यानी सूरज मरा, रेड जाइंट बना, और उसका जो द्रव्यमान था उस सूरज से छोटा हुआ तो बनेगा श्वेतवामन। क्या बनेगा? श्वेतवामन या वाइट ड्वार्फ। ठीक है, वाइट ड्वार्फ बनेगा। और आपका फिर काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ, ये क्या है?
श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत होता है। जब छोटा तारा होता है तो ये छोटे तारों का अंत था। कैसे आपको एक बार और समझा दूं मैं आपको अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड पे खाली जगह है कि एक तारा था, रेड जाइंट बना। वो तारा रेड जाइंट बना। रेड जाइंट के बाद उसका जो द्रव्यमान था वो इससे छोटा था, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन यानी कि वाइट ड्वार्फ। उसमें यानी कि जब चमक हल्की हो जाएगी, चमक हल्की होने के बाद जब इस वाइट ड्वार्फ की भी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो वह बनेगा ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। ब्लैक ड्वार्फ जो है इसमें चमक बिल्कुल नहीं रहती, फिर ये ऐसे ही घूमता रहेगा एक पिंड की तरह। तो ये होगी छोटे तारों की मौत। कि छोटे तारों की मौत किस तरह से होती है। अब हम चलते हैं वापस। यहाँ पर हम किस स्लाइड पे थे कि तारों की मौत पर। इस तरीके से यहाँ पे एक चित्र सा आपको दिखाया गया है कि विरल गैस, निहार का बना तारा, संस्थान प्लाज्मा। जब इसका जो मैस था वो छोटा था तो ये लाल दाना बना तारे का। छोटा होने के कारण श्वेत वामन, लाल वामन। ये काला लिखा गया, काला वामन लिखा जाता है यहाँ पे, काला वामन और फिर डेड। बट वहीं पर बड़े तारों की जो मौत है थोड़ी क्रिटिकल है। क्या है कि जब बड़ा तारा मरेगा, जब उसका जो साइज़ है वो बड़ा रहेगा, मैस से 1.44 सन से बड़ा, तो बड़ा तारा मरेगा। पहले तो बनेगा बड़ा तारा, फिर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। इन तीन चीज़ों में बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ब्लैक होल में। अगर उसके बड़े बड़े पीस रहे तो बड़ा तारा बन जाएगा कोई, अगर उसके पीस छोटे छोटे रहे तो न्यूट्रॉन बन जाएगा। उस न्यूट्रॉन में अगर बहुत छोटे रहे, उससे छोटे रहे काफ़ी, तो पल्सर, और बिल्कुल ही छोटे रहे तो क्वेसर, और अगर उसके क्वेसर से भी छोटे छोटे अंश हो गए तो ब्लैक होल। अब ब्लैक होल जो है बहुत ज़्यादा मैसेसिव, यानी कि इनका जो मैस है बहुत घना होता है। यहाँ पर आ रही होगी चंद्रशेखर सीमा, पल्सर, क्वेसर। केस सेकंड, हम सेकंड केस की बात करते हैं। यदि लाल दाना का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा, जो कि नीचे नहीं लिखा था, यानी सुपरनोवा का। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगते हैं, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है। अतः इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। विस्फोटक के बाद ये न्यूट्रॉन तारे का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च होता है और आकार छोटा होता है। ये पसर लिखा गया है, ये पल्सर है। पीडीएफ में काफ़ी जगहों पर गलती है, उसके लिए सॉरी। ये तारा चमकता है और बुझता रहता है। इसे उच्च संख्या में विद्युतीय चुंबकीय तारा कहते हैं। क्वेसर, यह तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल या कृष्ण विवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः इसे तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। ब्लैक होल के बारे में अगर आप कुछ डिटेल से कुछ समझाना चाहूँ मैं, तो आप इस तरीके समझिए कि ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार जो है, एक चम्मच, वो 10 हाथियों के बराबर है। इतना इसका मैस है। आप इस तरीके समझिए, एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के वजन के बराबर है, 10 वयस्क बड़े हाथियों के बराबर। ठीक है, तो समझिए इसे एक चम्मच के लिए हमने एक कटोरा ले लिया, समझिए एक पहाड़ ले लिया। तो इस तरीके से, यानी कि काफ़ी तगड़ी चीज़ है ब्लैक होल। ब्लैक होल हो चुका था हमारा। ब्लैक होल की चुंबकीय चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना 1.44 से, हम वैसे 1.44 से हम 1.5 ही मान के चलते हैं, को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा होता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने सीमप के 4 ग्रहों को जला देगा। अपने समीप के 4 ग्रह कौन कौन से? तो हमारा सूर्य है,
यहाँ मर्क्यूरी, फिर आपका वीनस, वीनस के बाद आपका अर्थ और आपका मार्स। इन चारों में हमारा अर्थ भी आता है, अर्थ भी फूकेगा। वाइट होल यह एक परिकल्पना है जिसका यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। वाइट होल अब तक बस एक परिकल्पना आपको बता दिया गया पहले ही, ये रियली नहीं है। वाइट होल की जैसे कोई चीज़ अब तक देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट पेज, आकाशगंगा। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं, जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है, वे आकाशगंगा के मध्य में जाने लगते हैं। अब सर्पिलाकार क्या होता है तो वो देखिए। ये अगर मान लीजिए गोल डिस्क है, इसमें आपको 10 लाख तारे फिट करने हैं। कितने? 10 लाख। तो आप ऐसे करेंगे, फिट हो जाएंगे। इसमें 5 लाख ही फिट हो पाए, मान लीजिए 5 लाख ही फिट हुआ है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आता है स्पाइरल या सर्पिलाकार। जो स्प्रिंग होता है उससे आपने देखा होगा, स्प्रिंग यूँ होता है। इसमें मान लीजिए 3 डिस्क हैं और एक पे 10 लाख आएंगे, तो इस पर 30 लाख तारे आ जाएंगे। यही कथन है सर्पिलाकार का, क्योंकि जिससे ज़्यादा तारों को हटाया जा सके। आकाशगंगा के मध्य को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा तारे जिस जगह मरेंगे वहीं ज़्यादा ब्लैक होल बनेंगे। तो ज़्यादा तारे कहाँ, ज़्यादा ब्लैक होल बल्ज में पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हमारी आकाशगंगा जिसका नाम है मिल्की वे। 3 आकाशगंगा है हमारी, यानी कि 2 आकाशगंगा का नाम हमेशा पूछता ही है। एक तो मिल्की वे जिसमें अभी हम हैं, और एक इसकी पड़ोसी एंड्रोमेडा, इसका नाम है आपका देवयानी, इसका मंदाकिनी। इसे मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा। आकाशगंगा तो खैर सभी हैं। हमारे का नाम मंदाकिनी और देवयानी जिसके पड़ोसी है। हम कहाँ पढ़ते हैं? 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। जिससे हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें 3 आकाशगंगाएं हैं, देवयानी, एंड्रोमेडा। ये हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। ये हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष यानी कि दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये हमारा वो है। देखेंगे भी इस तरीके से होता है कुछ आकृति सुपर क्लस्टर की। क्या कि ये 3 है तो इनका एक सुपर क्लस्टर है, ये 3 है, एक इनका सुपर क्लस्टर है। हम किस सुपर क्लस्टर में? ये आकाशगंगा है, ये भी है देवयानी येरी, मंदाकिनी येरी, NGC S33 से NGC 33 कह देते हैं। ये हमारा वाला सुपर क्लस्टर है जिसमें हम हैं। या कोई और सा सुपर क्लस्टर होगा? ऐसे लगभग 100 बिलियन सुपर क्लस्टर्स हैं अनुमानन। अब कौन सा का नाम रखेगा? ऐसे हमारे किसी काम के नहीं। मंदाकिनी, मिल्की वे। हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकाश सर्पिलाकार स्पाइरल है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर ही रहता है। जब तारे लालदाना की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। जब तारे अपनी अंतिम अवस्था में आते हैं तो वे केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल श्वेत वामन तथा काला वामन को भी खींच लेते हैं, अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होता है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। इसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। इसे भ्रमण
वर्ष भी कहते हैं। सूर्य के सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब आप इसमें फंस जाएंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का यानी हमारा सबसे करीबी तारा तो सन, सूर्य। तो अगर सूर्य का कहेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। वो कहेगा हमारे से सबसे दूसरा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। कहेगा हमारा सबसे करीबी सन। वो कहेगा सन का सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो कहने का मतलब प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारा सेकंड नियरेस्ट स्टार है और हमारा जो सन है वो फर्स्ट। पर सन का जो सबसे फर्स्ट नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। 88 तारामंडलों की अब तक खोज हो चुकी है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा पोलर स्टार या पोलरिस, ये सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में होता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। साइरस डे स्टार, ये सबसे चमकीला तारा है। इसे ओशियन के माध्यम से खोजा जाता है। हैटर तारामंडल, ओरायन, हंटर, इसका नाम हंटर होता है, इसे हैटर कर दिया गया है। यह शिकारी की तरह दिखता है, इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है, जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा स्थित है। ये हंटर। वृहद सप्तऋषि उर्सा मेजर, ये 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपरी तारों के ठीक सामने उत्तरी ध्रुव उपस्थित होता है। और आपका लघु सप्तऋषि उर्सा माइनर, यह भी 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव को ढूंढा जा सकता है, ध्रुव तारे को। आप देख लीजिए, ये कुछ सप्तऋषि का इमेज है। नक्षत्र सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या 27 है। सूर्य एक महीने में 2.225 नक्षत्र को पारा करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आपका जय हिंद।